अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जनाब पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है आपके सामने है। बेचैनी है, फौज पे भी उंगलियां उठ रही हैं। आज एक साहब हमारे साथ करेंगे प्रोग्राम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हजूर कैसे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक है जनाब। जी जी जी, दुआएं आपकी। अच्छा तो ये ये बताइए बताइए किस मुझे, अकाउंट पे भेजी आप? आज जी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे उंगलियां उठ रही हैं, जी लोग उससे कुछ मुतमिन नहीं है। इसकी क्या वजह है? जी जी, मैं उसी तरफ आने लगा हूँ जी। बात ये है कि फौज का स्ट्रक्चर मैं समझता हूँ। अब इस चीज में और बहस में हम नहीं जाएंगे कि मेरा अपना ताल्लुक फौज से है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हसास अदारा है और हसासियत वाली बातें जो है, जिस तरह आपका बड़ा अच्छा एक स्टाइल है, ये यही तरीका है। लेकिन आवाम तक असल हकायक पहुंचना सवाब है, और ये भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के जुम्मे में ही आता है, जो खान साहब भी करते रहे हैं। बात यह है कि तीन कोरे हैं जिनमें से के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाता है, जिसमें से सबसे पहली कोर, जिसमें एमबीबीएस से भी ज्यादा मोटी किताबें पढ़ी जाती हैं, वो है अटरली कोर यानी तोपखाना, जिसमें से के जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे। और इसीलिए जब तक जनरल परवेज मुशर्रफ साहब रहे, उस वक्त तक डॉलर का रेट भी 40 रुपए था, और मुल्क के हालात के मीडिया भी उन्होंने ही बनाया था। ये जो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है और बोलने की आजादी दी थी, ये भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने दी थी इस कौम हम्म। को। ये जितने न्यूज चैनल्स खोले थे, ये उन्होंने ही खोले थे, और ये जो आप और मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, ये भी उन्हीं का दिया हुआ तोहफा है। बात ये है बात ये है जी कि नंबर 1 पे है अटरली कोर, जो जनरल परवेज मुशर्रफ की कोर की तोपखाना जिसको कहते हैं। उसके बाद आती है एजुकेशन, यानी जिसमें सबसे ज्यादा एजुकेशन होती है, वो अटरली कोर में होती है, जी। एक आर्मी चीफ की। उसके बाद नंबर आता है आर्मर्ड कोर का, टैंकों वाली कोर, जो जनरल जयाउल हक साहब की कोर थी। उसमें भी तकरीबन आपको एमबीबीएस जितनी मोटी किताबें पढ़ पढ़ के रैंक ऊपर, यानी कैप्टन से मेजर, फिर चीफ तक जाने के लिए आपको पढ़ के रैंक का इम्तिहान दे के बनना पड़ता है ऊपर तक, चीफ तक जाने के लिए। लेकिन ये जो इन्फेंट्री कोर है ना, जिसके के जनरल बाजवा साहब भी हैं, और इससे पहले जनरल राहील शरीफ थे, और उससे पहले जनरल क्यानी थे। क्यानी साहब के तो खैर डिस्क्रेडिट में और बहुत चीजें भी जाती हैं। उनके दो भाइयों ने पाकिस्तान को लूट के खाया, क्यानी साहब ने खुद लूट के खाया पाकिस्तान को, और थे वो बैटमैन के बेटे, स्पाई के बेटे, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों के घरों में से बैटमैन भी वापस मंगवा लिए थे, इसलिए कि उनको बचपन की, मेरे ख्याल में वो याद आती होंगी इंसल्टें जो उनकी होती रही हैं आर्मी ऑफिसर्स के घरों में, उनके वाले साहब की भी और उनकी भी। उन्होंने आर्मी अफसरों के घरों से बैटमैन तक वापस ले लिए थे। खैर उस बहस में नहीं जाते। तो ये जो इन्फेंट्री कोर है ना जी, ये एक नलायक तरीन कोर समझी जाती है, जिसमें से ये तीन जर्नैल आए हैं, जनरल क्यानी, जनरल राहील शरीफ, और जनरल ये बाजवा। बात ये, इनके बारे में तो फौज में इतना मजाक उड़ाया जाता है कि 100 में से 33 नंबर लेके पास होने वाले, तुम पे पाऊं आया तो पास होने वाले, आखिरी लकीर पे जाके पास होने वाले। यानी जैसे वो होता था ना हमारे जमाने में, आपके हमारे जमाने में, कि 100 में से 33 नंबर आते थे तो फिर पास किया जाता था, पासिंग मार्क्स। ये नलायक तरीन कोर्स समझी जाती है। कौन से तीन जर्नैल? यानी राहील शरीफ और बाजवा। और यही वजह है कि आपको याद होगा, मुशर्रफ साहब ने अपनी आखिरी स्पीच में हाथ उठा के कहा था कि अब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। वो इसीलिए कहा था कि वो जानते थे कि अब ये कमांड इन्फेंट्री के हाथ में चली गई है। अब इसके पीछे जो भी ताकतवर मुल्क था, जिसकी भी सिफारिश पे जनरल क्यानी को लाया गया, या जनरल क्यानी ने खुद क्या साजबाज की, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ का एक इंटरव्यू टीवी पे आया था, सीएनएन पे, जिसमें कि सीएनएन की एक बड़ी मारूफ एंकर पर्सन ने उनसे पूछा था कि मिस्टर जनरल परवेज मुशर्रफ, डू यू थिंक दैट मिस्टर क्यानी बैक स्टैब यू, यानी कि आप सोच सकते हैं कि जनरल क्यानी ने आपके साथ धोखा किया। यानी एक जनरल मुशर्रफ ने एक बकायदा गेट टुगेदर करवाया था, जिसमें हमारे भी कोई रिश्तेदार सीनियर आर्मी अफसर गए थे, और उन्होंने पूछा था कि मैं भर्ती उतार दूं या ना उतार दूं। तो जिसमें जनरल क्यानी ने ये जवाब दिया था कि आप वर्दी उतार दें तो तब भी हम आपके साथ हैं, वर्दी ना उतारें तो तब भी हम आपके साथ हैं। लेकिन जैसे ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी यूनिफॉर्म उतारा, जनरल क्यानी ने उनके साथ धोखा किया और नजरें बदली। और क्यों? उसके पीछे उस दिन से पाकिस्तान हाईजैक हुआ है, जिस दिन से जनरल क्यानी के हाथ में एक कमांड गई, क्योंकि इन्फेंट्री का एक नालायक जनरल था और करप्ट जनरल था, और उसके करप्ट भाइयों ने पाकिस्तान को लूट के खाया। उसके बाद से उसने अपना जानशीन जनरल राहील शरीफ मुंतखब किया, यानी वो भी इन्फेंट्री का ही सेकंड। और जनरल राहील शरीफ ने जाते हुए इस कौम को ये जनरल बाजवे का तोहफा दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ये है जी, मैंने यानी समंदर को कूजे में बंद कर दिया है मैंने। यानी एक बहुत बड़े, यानी आप कह लें कि जो खुलासा, यानी हम कई दिनों तक ना हम जो चैप्टर क्लोज कर सकते बात करते हुए, मैंने 2 मिनट में आपको सारी बात समझा अच्छा दी एक है। सवाल है यहाँ उसके पे। पीछे वजह ये है जी जी जी, बताइए, जी जी बताइए क्या वजह है? वजह ये है जी कि नलायक अफसरों को ब्यूरोक्रेसी में भी लगाया जा रहा है, नलायकों को कमांडें दी जा रही हैं। नलायक तरीन कोर के तीन जर्नैल, ये राहील शरीफ, क्यानी और बाजवा,
तो यही रीजन है पाकिस्तान को, यानी अब इसके पीछे किसी गैर मुल्क की साजिश है, इसके पीछे अंदरूनी साजिश है, इसके पीछे किसी की करप्शन को छुपाना है, इसके पीछे लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाना है। अब जो जो भी है उस बहस में वो बाद में हम जाएंगे। अच्छा, ये लेकिन यहाँ में एक बेसिकली एक जरा मैं बता दूं कि जब दूसरे ममालिक को पता चल जाता है कि इनके जो अपने ऑफिसर है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इस तरह के है, तो उनके लिए आसानी हो जाती है ना इन लोगों को खरीदने में। जी 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 जी, मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ। जी। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, 100% ठीक कह रहे हैं कि वो जानबूझ के यानी वीक पॉइंट्स छोड़ते हैं जहां पे कि दूसरे ममालिक को भी इंटरफेरेंस करने में आसानी। अब एक चीज मैं आपको और बारीक बारीक क्लियर करना चाहता हूँ, फिर मैं कहूंगा कि मेरा तारुफ इस अदारे से यानी मेरा इंट्रोडक्शन होना जरूरी है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं। बात ये है कि द थिंग इज दिस कि रीजन क्या है। रीजन ये है कि हमारा मीडिया भी सादा है, ये क्योंकि नया नया ये भी इनको जनरल परवेज मुशर्रफ ने तो इंट्रोड्यूस किया था, इनको भी। और फिर कुछ ऐसे लोग मीडिया में भी आ गए हैं कि जिनको अंदर की खामियों का नहीं पता क्योंकि वो सिविलियन बैकग्राउंड से हैं। बात ये है कि ये आईएसआई और एमआई के बारे में भी जो यूट्यूब पर लगे होते हैं हमारे गुमनाम हीरोज को सलाम। अब मैं घर का बेटी हूं, मैं इस आर्मी का घर का बेटी हूं, मुझे पता है कि आईएसआई में और एमआई में उस ऑफिसर को भेजा जाता है। मेरे खून के रिश्ते भी जो आईएसआई में है और एमआई में है वो मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर नहीं जा सकते। यानी जो नालायक तरीन ऑफिसर होता है ना उसको एमआई में और आईएसआई में एक साइकोलॉजी के तहत भेजा जाता है, और वो साइकोलॉजी ये है कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी खुद तो ये नहीं बनते मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर, अगले पे भी नजर रखते हैं कि ये भी ना बन सके। और जो उनसे बच के मेजर यानी उनसे बच के आईएसआई और एमआई वालों से ऊपर तक चला जाता है जनरली तक, ही इज रियली डिजर्विंग पर्सन एंड ही इज रियली क्रीम ऑफ द नेशन। अब बात मैं आपको बताऊं मिसाल के तौर पे, अब आप कहेंगे किसी और बंदे के जेहन में ये बात आ सकती कि जी भाई साहब ने तो बताया था कि मेजर से और लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर नहीं जाता आईएसआई का बंदा या मैं एमआई का बंदा, मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये जनरल पास डीजीआईएसआई और डीजीएमआई जनरल कैसे होते हैं उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। आर्मी चीफ की जिस कोर कमांडर के साथ लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, वो एमएस को टेलीफोन करता है। एमएस भी एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है जो कि जर्नलों की और बाकी आर्मी अफसरों की पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स करता है। वो फिर एमएस को टेलीफोन करता है कि 4 कोर हेडक्वार्टर का जनरल यानी लाहौर का जनरल, जिसको कि फौज में 4 कोर हेडक्वार्टर कहा जाता है, 4 कोर का जनरल मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, या 10 कोर यानी पिंडी का कर रहा है, या 11 कोर पेशावर का कर रहा है, ये जो फलाना कोर कमांडर मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है या मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो इसको ट्रांसफर कर दो, इसको उठा के खुडे लाइन फेंक दो। खुडे लाइन सीटें कौन कौन सी हैं? डीजीआईएसआई, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, यानी ये सीटें भी वो कमांड वाली नहीं है, ये खुड्डे लाइन सीटें। इसीलिए तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिस वक्त उसने कू किया था जियाउद्दीन भट्ट ने, तो उसको 2 मिनट में पकड़ के जनरलों ने अरेस्ट कर लिया था। अगर डीजी आईएसआई था जनरल जियाउद्दीन भट्ट, 2 मिनट में अरेस्ट हो गया था। मुशर्रफ ने 2 मिनट में अरेस्ट कर लिया था। क्यों कर लिया था? इसलिए कि ये कोई कमांड वाली सीटें नहीं है। कमांड असल होती है कोर कमांडरों के पास, जो कि अब नजर आ रहा है, जो कि जनरल असद दुरानी ने भी अपनी किताब में लिखा था कि जनरल बाजवा को कोर कमांडरों में से ही कोई अरेस्ट करेगा। ये जनरल दुरानी ने अपनी किताब में लिखा था, जनरल असद दुरानी। पर हमारे तो उनके साथ जाती ताल्लुकात नहीं है। बात ये है, रीजन इज दिस कि उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये बेसिकली नलायकों के हाथ में कमांड दे दी गई और पाकिस्तान इस वक्त जाहिल और निकम्मे तरीन ऑफिसर्स के हाथ में चला गया। और फिर जनरल जफर मेहदी अस्करी का बेटा गिरफ्तार किया गया। उस बेचारे ने क्या कहा था, हसन अस्करी ने? उसने यही कहा था ना कि इन्फेंट्री कोर एक नलायकों की और जाहिलों की कोर है, और ये तीन जर्नैल जो ऊपर नीचे आए हैं ये सारे नलायक आए हैं इन्फेंट्री कोर के। उस बात पे उसको साहिवाल की जेल में डाल के उस पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। यानी एक जर्नैल के बेटे को पिछले कई सालों से गिरफ्तार किया हुआ है कि इसलिए कि उसको सच बोलने की सजा दी जा रही है। तो उस चीज को तो हमारा मीडिया अभी तक उठा ही नहीं रहा है। पता नहीं अब हमारे मीडिया पे भी, मुझे बाजू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, आप यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ कि ये क्यों खोले थे मुशर्रफ साहब ने? इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खोला था कि पीटीवी सच नहीं दिखाता था, पाकिस्तान टेलीविजन सच नहीं दिखाता था, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट मीडिया खोले गए थे। लेकिन आज वो भी नहीं बता रहे कि एक जर्नैल के बेटे को सजा दी जा रही है, जनरल जफर मेहदी अस्करी, हसन अस्करी उसका नाम है, साहिवाल की जेल में वो बेचारा मशक्कत भी कर रहा है, उसको मारे भी पड़ रही है सुबह शाम, और मतलब उसके माँ बाप भी परेशान है, सिर्फ इसलिए कि उसने ये कहा था कि ये 3 जर्नैल करप्ट हैं, जनरल कियानी, जनरल राहिल शरीफ और जनरल बाजवा। तो मतलब अब आप बताएं कि इस मुल्क का क्या बनेगा? इस मुल्क में यानी सच बोलना भी जुर्म है। और अभी मैं एक खबर सुन रहा था कि लाहौर एयरपोर्ट पे और पिंडी एयरपोर्ट पे मुसाफिरों को तंग किया जा रहा है। तो उसमें मतलब करप्शन यानी नीचे तक आ गई, और कस्टम हुकाम जो है, अभी मैं आपकी कॉल से 1 मिनट पहले मैं ये खबर सुन रहा था कि कस्टम वाले भी जो है वो लोगों का, जो लोग तोहफे ले जा रहे हैं पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के लिए, उनको लूटमार की जा रही है, वो तोहफे उनके बैगों से निकाल के लूटे जा रहे हैं। इसलिए
टॉप टू बॉटम ये करप्शन चली गई है, क्योंकि जब आपका हुक्मरान ही, क्योंकि देखें इस मुल्क को कमांड तो मिलिट्री कर रही है, बिहाइंड वो बड़े एक बात है, जुमला जी। आया था जनरल ज़िया-उल-हक साहब के जमाने में, बड़ा मशहूर जुमला था कि जी बात ये है कि मुल्कों की फौजें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो फौज का है। यानी जब मार्शल लॉ नहीं भी लगा होता तब भी पर्दे के पीछे जी। से वो G3 की जो नोजल निकली हुई होती है ना, वो फौज ही की होती है कि जी। ये बोलो वो बोलो। अब बिल्कुल जैसे इमरान जी, खान के टाइम जमाने में, खत्म हो रहा खान है, साहब के जमाने में आपसे फिर भी खान प्रोग्राम साहब के चलते जमाने में रहेंगे। खान साहब के जमाने में खान साहब थोड़ा कमांड कर रहे थे, कमांड तो ये बाजवा कर रहा था पीछे जी। बैठ के। सर जो प्रोग्राम का नोजल वक्त की पर्दे खत्म के हो रहा पीछे है, से कैंटर पैटर्न वो तो इसकी। तो आपके साथ और भी प्रोग्राम इंशाल्लाह चलते रहेंगे, जुड़े रहे आप भी हमारे साथ इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन, ये इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे 22 करोड़ अवाम जो है वो नज़रें लगाए बैठे हुए हैं, और कमज़ोरी कहाँ पे, ये है सबसे बड़ा इशू। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।